मैं मिस्टर रहीमुद्दीन, जनसारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं झिलमिल के इलाके में और आज हमारे साथ में जो है ये ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, जो यूनियन के लीडर भी हैं। तो आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि किसानों के साथ में जो चल रहा है ये क्या हो रहा है और इसमें क्या नतीजा निकलेगा। जी ओम। देखिए, हिंदुस्तान में एक जनतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए मज़दूर और किसान ही अपना योगदान करते हैं। जी। सच्चाई ये है कि जितने भी कानून ये नई गवर्नमेंट ने लाए हैं वो ना तो मज़दूरों के पक्ष में है ना ही किसानों के पक्ष में। अभी आप देख रहे हैं कि जो किसान वोट दे कर के सरकार बनाते हैं उन किसानों ने दिल्ली आकर के अपनी फरियाद रखने की बात की जी, लेकिन उनके लिए सरकार ने न जाने क्यों इस तरीके का व्यवहार किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की गई और इस प्रकार की बैरिकेडिंग की गई ताकि मजदूर और किसान जो है ना वो दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके जी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर केंद्रीय सरकार से अपनी बात कहना, अपनी मांगे कहना या उनकी नीतियों का कुछ विरोध करना, ये जो है ना एक तरीके से मौलिक अधिकार का एक में आता है जी। लेकिन ये सरकार कुछ इस तरीके की है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर उतरी हुई है। अभी देखिए, किसानों का जो मसला है, आपने कानून बना दिया क्या, हम तो कहेंगे थोप दिया। किसी किसान संगठन ने आपसे कानून बनाने की बात नहीं की। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आपने MSP जो है ना लागू करने की बात की, आपके घोषणा पत्र में है जी कि हम जो है MSP लागू करेंगे और जो है ना वो आयोग का एक रिपोर्ट जो आया हुआ उसके तहत हम लोग जो है ये जो है किसानों की आय दोगुनी करने की बात करेंगे और MSP भी हम उसी आधार पर निर्धारित करेंगे जी। लेकिन इसको करने की बजाय आपने तमाम खेती को कारपोरेट के हवाले करने की एक मंशा बना दी और उसी के लिए आपने कानून में पारित कर दिया जी। देखिए, जिस समय ये कानून जो है विधेयक लाया गया उस समय जो आपको पता होगा लॉकडाउन और कोरोना का बहुत बड़ा आतंक देश के अंदर था जी। और इसके पीछे, आतंक के पीछे आप जो है ना एक चीज़ है कि अवसर में आपदा में आप अवसर ढूंढ रहे हैं जी, है ना। तो सही होता तो ये कि आप आपदा को समाप्त करते और किसानों का कोई कानून अगर बनाना भी है तो किसान प्रतिनिधियों से बात कर लेते, क्या उसमें संशोधन होना है, क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि देश के अंदर हम कहीं भी किसान जो अपनी फसल बेच सकता है जी, ये आज का नहीं है, तो बहुत पहले का। तमाम किसान देश के अंदर कहीं भी ले जाकर फसल बेच सकता है जी। और इसमें कोई नयापन तो है नहीं। हाँ, नयापन एक चीज़ में ज़रूर है कि आप जो है इस तरीके से कारपोरेट को इसमें ला करके और किसानों की फसल जो है उसको उनके बड़े बड़े गोदामों में कारपोरेट कर लेंगे, क्योंकि आपने जो वैन तो ख़त्म कर दिया जी, स्टॉक का वैन जो आपने ख़त्म कर दिया। इसके पीछे मंशा यही है कि तमाम पूंजीपति जो है ना वो अपने अपने स्टोर रूम बनाएंगे, अपने अपने कोल्ड रूम बनाएंगे और वो शुरू भी हो चुका है जी। आप देख रहे हैं अंबानी और अदानी ने अपने अपने जो है ना कोल्ड स्टोरेज बनाने शुरू कर दिए, कुछ बन भी गए हैं, बिहार में भी बना है, इधर आपका हरियाणा में भी बना है। हरियाणा में पानीपत के पास में करीब 100 एकड़ ज़मीन में अपना ये गोदाम बना रहे हैं जी जी जी। और वहाँ प्राइवेट भी लाइन बिछा रहे हैं, बल्कि उसमें जो ट्रेन सीधी अंदर जाएगी और बाहर जाएगी। तो ये जो लड़ाई है ये खाली किसानों की तो नहीं है, ये लड़ाई तो ये किसान तो मजदूरों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए भी लड़ रहे हैं, बल्कि जो पूंजीपति है उनकी भी लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। और शायद मेरे ख्याल में अभी पब्लिक की समझ में नहीं आई है, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, ये सभी के लिए लड़ रहे हैं। जैसे मान लिया 20 रुपये किलो ये गेहूँ खरीदेंगे और उसको फिर ये चाहे तो 200 रुपये किलो बेचें या 100 रुपये किलो बेचें, ये लड़ाई तो उस तरह की चल रही है। तो इसमें जो मोदी जी कर रहे हैं, ये मोदी पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं, ना कि गरीबों के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये इससे पहले BJP से पहले इनका जो वो था संगठन जिसको विलय कर दिया गया था अडवाणी के समय में, जब इन्होंने रथ यात्रा वगैरह निकाली उसके बाद, ठीक है, उस समय इसका नाम था जनसंघ जी। और जनसंघ जो है वो सीधा सीधा RSS से प्रेरित है। और देखिए, ये हम एक चीज़ बात कहना चाहेंगे आपको कि RSS का अगर हम जो है पिछला रिकॉर्ड देखें तो हिंदुस्तान की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं है जी।
दूसरा ये है कि आरएसएस जो है इस वजह से भी अंग्रेज़ों से मिलता था कि उसे अंग्रेज़ों से कोई नफरत नहीं थी, अंग्रेज़ों से वो आज़ादी वाला मामला तो था ही नहीं, उनका बेसिकली मामला है कि हिंदू राष्ट्र बने जी। और आज वो लोग केंद्र में आकर के उसी अपने एजेंडे को चरितार्थ करना चाहते हैं जी। इससे पहले किसानों के आंदोलन से पहले आपने देखा होगा CAA NRC वगैरह वाले मामलों को लेकर के, और उसमें भी आपने देखा होगा शाहीन बाग का जो मामला था उसमें देखिए केवल मुस्लिम नहीं थे जी, हिंदू भी थे। असम में आप देख लीजिए जो इन्होंने ये जो बना एक मिनी जेल बना करके जो रख दिया गया, उसमें आप अगर देखेंगे तो हिंदू तो बहुत है। सवाल ये है कि जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है उसमें भी आप देखिए कि लेबर लॉ अमेंडमेंट वाला मसला जो हुआ, जिसमें उन्होंने सारे कानूनों को ख़त्म करके 4 कानून बना दिए, और उसमें मजदूर को न यूनियन बनाने का अधिकार है, न वो मिनिमम वेज वाला कोई मामला है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कर दिया गया जी, ठीक है ना। IAS IPF वगैरह वाले मामले को भी 0 ही समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप साइन करेंगे तो मालिक उसी को रखेगा जो कहेगा मुझे नहीं चाहिए PF, है ना। तो और दूसरा एक चीज़ देख लीजिए कि तमाम जो जब से ये सरकार आई है इन्होंने पूंजीपति वर्ग के लिए लाखों करोड़ की सब्सिडी मैंने NPA कर दिया गया जी। लेकिन एक किसान अगर 10,000 का कर्ज भी लेता है ना, तो आप देख लीजिए जिस गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में जो है मृत्यु रेट सबका सबसे ज़्यादा जो है ना आत्महत्याएँ गुजरात में हो रही हैं जी। तो सवाल ये है कि जहाँ इनकी अपनी सत्ता थी, जहाँ के ये जो है मुख्यमंत्री रहे और लंबे समय तक रहे, और जिस मॉडल को लेकर के हिंदुस्तान में आए, आज प्रधानमंत्री हैं, उसी मॉडल को ये हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं जी। हालांकि ये मॉडल जो है ना कहीं देखा जाए तो मजदूर किसानों के हक में नहीं है और इनके बिल्कुल विरोध में है। और उसमें किसान वाली जो बात आप कर रहे हैं, देखिए किसान का जो विरोध है इसमें केवल किसान नहीं है जी। पूंजीपति वर्ग के हाथ में जब किसान का तमाम अनाज चला जाएगा, खाद्य सामग्री चली जाएगी। दूसरा एक चीज़ और देख लीजिए कि इन्हीं जो ये दाल वगैरह है, इस तरीके के कुछ आइटम्स हैं, ठीक है ना, जो इन्होंने जो है ना मैंने वो कर दी गई कि भाई आपका जो है ना इसमें हमको कोई वो नहीं, आप जितना मर्जी कर लीजिए, कोई MSP नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। दूसरा एक और है कि ये जो कारपोरेट के हवाले जब ये खेती हो जाएगी, जब ये अनाज चला जाएगा जी, तो लड़ाई केवल किसानों की तो इस बात की है ना कि हमको MSP मिलना चाहिए, लेकिन आम जनता की लड़ाई इसके लिए हो जाएगी कि उसको आज जो आटा मिल रहा है 20 रुपये 30 रुपये किलो, पूंजीपति वर्ग उस पर कब्जा कर लेगा। मार्केट के अंदर जब आटे की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी, फिर वो अपने मनमाने रेट पर बेचेगा। बिल्कुल। आज हम लोग जो कहते हैं कि भाई जो है ना 30 रुपये किलो आटा है यार, महंगा हो गया जी, और उस समय 100 रुपये किलो हो जाएगा, तब आप रोटी कहाँ से खाएंगे जी। सवाल ये नहीं है कि लड़ाई केवल किसानों की, और अभी आप देख रहे हैं सिंह बॉर्डर पर देख लीजिए आप, और तमाम जहाँ, और ये केवल पाकिस्तान, ये जो है आपका पंजाब और हरियाणा वाली लड़ाई नहीं रही अब जी, अब ये पूरे देश की लड़ाई हो चुकी है। यूपी में आप देख लीजिए किसान जो है ना है, और स्टेटों में आप देख लीजिए तमाम आंदोलन में किसान कूद पड़ा है, और किसानों के साथ मजदूर वर्ग भी है। बिल्कुल। अब केवल किसानों की बात नहीं रह गई, अब इसमें नारा ये हो गया, मजदूर किसान का नारा हो गया, और इसमें निश्चित बात है। और दूसरा जो है मजदूर की जब हम बात करते हैं ना, आप देख लीजिए जितने भी मजदूर हैं जो आज हिंदुस्तान के अंदर या शहरों में जो आते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल। क्योंकि कृषि का काम 12 माह नहीं होता, ठीक है, और 12 माह जब नहीं होता, जब फसल पक जाती है, अनाज माने घर आ जाता है, तब वो बैठते हैं जी। और ये सही बात है कि किसान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बैठ के खा सके, इसलिए वो लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसको अगर अलग करके हम लोग देखें कि ये लड़ाई केवल जो किसानों की है, ऐसा नहीं है, ये मजदूर किसानों की लड़ाई है, और सही मायने में देखा जाए तो हिंदुस्तान के नागरिकों की लड़ाई है जी। इसीलिए इस लड़ाई में सरकार जो हठधर्मी अपना रही है, मुझे लग रहा है कि ये सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है। आगे जाकर के ये आंदोलन विस्फोटक रूप ले सकता है। अच्छा, जहाँ जहाँ ये आंदोलन चल रहा है वहाँ प्रोजेक्टर लगा दिए जिससे कि इंटरनेट काम ना करे या मोबाइल के टावर काम ना करे और आपस में बात ना कर पाएँ किसी से भी, तो ये सरकार, इसका मतलब ये है कि डरी हुई सरकार है। नहीं, ये तो निश्चित बात है। देखिए लोकतंत्र में जब जनता सड़कों पर आती है ना, तो निश्चित बात है कि सरकार को डर तो लगता है जी, क्योंकि आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जनता ही तो चुनेगी ना भाई, और आप जनता की सुन नहीं रहे हैं। तो जनता जब विरोध में चली जाएगी तो आपकी सत्ता तो खत्म हो जाएगी जी। तो डर तो है, और ये डर का ही माहौल मैं समझता हूँ। जिस तरीके से बैरिकेडिंग किया गया दिल्ली का, तो हमको लग रहा है कि ये डर का पहला कारण है जी। तो होता भी है ना कि कई हम लोग नारा वगैरह भी लगाते हैं कि जो है सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। प्रश्न ये है कि देखिए पुलिस में भी कौन लोग हैं, पुलिस में भी तो मजदूर किसान के ही बच्चे हैं ना जी। सरहद पर भी उन्हीं के बच्चे मरते हैं, और
आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है किसान और मज़दूरों का, बेसिकली देखा जाए तो इसमें सब लोग शामिल हैं, लेकिन कुछ लोग अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, मज़दूर किसान जो है ना वो बहुत ईमानदार और सच्चा होता है जी। वो सरहद पर जान भी देता है, किसान खेत में जो है अन्न भी उगाता है, माने देश की रक्षा भी कर रहा है और आपका पेट भी भर रहा है जी। अब ऐसे लोगों की बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, जैसे मोदी जी अभी तक अपने मन की बात करते चला है, जबकि मोदी को अपने मन की बात ना करके एक आवाम की भी मन की बात समझे और सुने कि आवाम क्या चाहती है और मेरे फ़ायदे की चीज़ क्या है। आवाम को भी तो अपना फ़ायदा देखना है, या मोदी सिर्फ अपने ही मन की बात करता रहेगा, किसी दूसरे के मन की बात नहीं सुनेगा? देखिए, ये होता क्या है कि सरकार बनी, ठीक है, वोटों से बनी, जनता के वोटों से बनी जी। लेकिन एक चीज़ और है, जब सरकार बन जाती है, पूरी सत्ता आपके हाथ में आती है, तो एक अहम पैदा हो जाता है जिसको हम लोग घमंड कहते हैं। तो देखिए, घमंड तो हम ये समझते हैं जितना भी आज तक जो सत्ता नसीन हुए हैं ना, वो घमंड के कितना भी कर लिया हो, लेकिन अंत में जो है धूल चाटनी पड़ती है जनता के सामने। कोई जनता से बड़ा कोई नहीं होता जी। और हम तो एक बात जानते हैं, वो संगठन जो जनता के भलाई में या जनता की आवाज़ में आवाज़ मिला के जनता के लिए जीते हैं, हमको लग रहा है अब दौर वो आ चुका है और तमाम संगठनों को मजबूर होना पड़ेगा इस मामले को लेकर के। और ये जो किसान और मजदूरों के आंदोलन है, इसको मुझे लग रहा है अभी, जैसे देखिए, अभी आप देख लीजिए, विपक्ष पूरा एकजुट हो गया, ऐसा तो नहीं है जी। आज सत्ता के अंदर जो बीजेपी मोदी जी हैं 31% वोटों से तो हैं जी। अब जब देखिए, जब पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो आप लगा लीजिए कि 69% वोट जो है वो इनके खिलाफ चला गया। बिल्कुल। तो देखा जाए तो अगर जनवाद की हम बात करें तो सरकार तो फेल है जी। सरकार जनता की तो रही नहीं। कुछ 31% वोटों को अगर आप देखेंगे तो वो भी वोट जो है ना कुछ इस तरीके के हैं कि कभी इधर कभी उधर जी। इनका सबसे बड़ा टारगेट था कि हमको जो कांग्रेस मुक्त भारत करना है, ठीक है ना। आज आप देख लीजिए, बीजेपी के अंदर सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उसमें अगर आप आकलन करेंगे तो हमको तो लग रहा है कि 40% तो उसमें कांग्रेस ही है जी। कांग्रेस ही है, ठीक है ना। अब ये एक ऐसा हमाम बना दिया आपने कि जब आपके साथ नहीं है तो उनके ऊपर दुनिया भर की IB और जो है दुनिया भर की अपनी एजेंसियाँ लगा करके उनको दोषी बता देना, और आपके साथ अगर आ गए तो वो धुल फिर करके अपना आराम से नहा धो करके जो है ना क्लीन हो गए, गंगा में नहा गए। तो सवाल ये कि इस तरीके की राजनीतियाँ देखिए अधिक नहीं चलती हैं। और हम तो एक बात जानते हैं कि जिस प्रकार से ये सत्ता चल रही है, जिस प्रकार से चला रहे हैं मोदी जी अपने मन की बात करते हुए, निश्चित बात है कि आपके मन की बात को अब दुनिया नहीं सुनने वाली। अच्छा, इन 7 साल के पीरियड में जो इन्होंने कानून बनाए हैं, अभी तक कोई से कानून से देश को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। मैं देखिए, देश को फ़ायदे के लिए अगर ये काम करते तो इनका विरोध भी नहीं होता जी। सवाल ये है कि कुछ कारपोरेट का, एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो सत्ता में आए हैं ना, इसके पीछे कारपोरेट और गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और ये भी देख लीजिए कि जहाँ जहाँ इस तरीके के जो है परिवर्तन होते हैं गोदी मीडिया के द्वारा, तो जनता के पास जो है ना, अब देखिए आप सच बात तो जो है मीडिया में मुझे नहीं लग रहा कि एक आध चैनल के अलावा कोई और चैनल ऐसा हो जो सही मायने में जनता की बात को सुनाता हो। वो कभी सुनाएंगे हिंदू मुस्लिम, कभी सुनाएंगे मन की बात, कभी सुनाएंगे वहाँ उद्घाटन हो रहा है, वहाँ उद्घाटन हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ फ़ोटो शूट हो रहा है। अब ऐसे फ़ोटो शूट की सरकार जनता के बारे में कहाँ सोच पाएगी। बिल्कुल, ये लोग अगर जनता के बीच में जाएं तो हमको तो नहीं लग रहा। अभी आप देख लीजिए, ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद जो है जहाँ जहाँ बीजेपी के MP या MLA या मंत्री गए हैं, ज़बरदस्त विरोध हुआ। और इनकी भाषा शैली देख लीजिए, जिस जनता के वोटों से चुन करके आए हैं उन्हीं को गालियाँ भी दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये मोदी सरकार काम कर रही है, इसमें बहुत सारे MP तो ऐसे हैं कि जो सरकार के पक्ष में है, तो अगर जो मोदी को वो मान लिया इस्तीफ़ा दे दे बीजेपी से और सरकार गिरा दें और सरकार दोबारा दूसरी बनाए तो आराम से बन सकती है। क्यों मान लिया 3 साल 4 साल इंतज़ार किया जाए? देखिए, इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, हम बीजेपी को केवल ये कहें कि बीजेपी है। अब इस सरकार के नाम पे बीजेपी को लोग कम जानते हैं, अभी मोदी जी को जानते हैं जी। अभी बीजेपी सरकार को कम कहने वाले मिलेंगे आपको, मोदी सरकार कहने वाले ज़्यादा मिल जाए जी। बीजेपी की सरकार तो अटल बिहारी जी के समय हुई थी जी, ठीक है, जनता का विरोध नहीं था, ठीक है ना। ये अलग बात है कि उनकी भी थ्योरी या उनके भी जो तरीका थे वो तो RSS वाले ही थे, लेकिन फिर भी वो लिबरल होने की बात करते थे, अपने आप को दिखाते थे। और वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस प्रकार का विरोध जो है ना अटल बिहारी जी के समय पर नहीं था जी।
ऐसे नंगा नाच हो रहा है देश के अंदर जी। और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इसलिए भी हो रहा है कि पीछे से उनके जो बैक में है ना कारपोरेट का पूरा एक तबका है जी। और अभी आप देख लीजिए जहाँ जहाँ प्राइवेट में दिया गया, कारपोरेट के हवाले किया गया, तमाम देखिए रेल बेच दिए, एयरपोर्ट भेज दिया, आपका केजी बेसन वाला मामला देख लीजिए। इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें अपने आप को ईमानदार छवि का कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब सत्ता में है ना, अभी आप यूपी का देख लीजिए, योगी जी के खिलाफ कितने मुकदमे थे भाई जी। योगी जी सीएम बन गए, अपने मुकदमे अपने वापस ले लिए। बिल्कुल, मैंने कोर्ट, वो तो खुद कोर्ट बन गए ना। तो इस प्रकार की जब सरकारें होती हैं तब आप समझ लीजिए कि जनता के लिए क्या होगा जी, है ना। तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनवाद का नाम लेके या प्रजातंत्र का नाम लेके ये प्रजातंत्र सरकार नहीं है जी। और ये अगले चुनाव में जो होगा उसमें देखा जाएगा कि सरकार को किस तरीके से जनता पलटती है और निश्चित रूप से पलटेगी। वैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे भी कई कंपनी इन्होंने हिंदुस्तान की जो थी वो बेची हैं और उनको प्राइवेट करवा दिया था। तो इसी तरह जो नीति पहले थी वही नीति अब है, लेकिन अब फुल जोर से जो ये चीज़ बेची जा रही है जो हिंदुस्तान की है। जो 70 साल में ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या करा है, कांग्रेस ने इकट्ठा करा है और ये 7 साल में उनको सबको रिटमेट कर रहे हैं, सबको बेच के और खा रहे हैं। बैंक इन्होंने खाली कर दिए और हर आदमी इस टाइम सड़क पर आया हुआ है। तो इसकी वजह देखिए बात ये होती है कि आप अगर एक डॉक्टर हैं, ठीक है ना जी, तो आप बढ़ई का काम तो नहीं कर सकते, या आप जो है विशेष किसी एक ट्रेड में पारंगत हैं तो दूसरी ट्रेड तो कर नहीं पाएंगे जी। सवाल ये है कि तमाम काम करने वालों के लिए हिंदुस्तान में देखिए प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाशाली लोगों से आप सलाह तो लेंगे ना भाई जी, है ना। अब ये आप देख लीजिए नोटबंदी वाला मामला ही आप देख लीजिए जी। नोटबंदी जो किन्होंने लागू की, नोटबंदी लागू करने के बाद देश को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, हजारों लाखों नौकरियां चली गई। बिल्कुल ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे आप, ये रात को 9 बजे आकर के 12 बजे से किसी चीज़ को बैन कर देना, उसके बाद GST आज तक समझ में नहीं आ रही व्यापारियों के, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान से तमाम जो हम लोगों की ट्रेड थी, कपड़ा उद्योग देख लीजिए विदेश में चला गया, हीरा उद्योग देख लीजिए विदेश में चला गया। हम कह रहे हैं कि आप ठीक है आप हैं, लेकिन कम से कम सलाह तो लीजिए ना, जो उस ट्रेड के पारंगत लोग हैं, जो उस ट्रेड के जानकार लोग हैं। आपको कोई नई चीज़ लागू करना है, ठीक है ना। अब मैं ही हूँ, मुझे कुछ नया चीज़ लागू करना तो मैं उस ट्रेड के या उस के जानकार से बात करूँगा ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा जी। ये देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो हुआ अब 1,76,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से जो लिया गया, ठीक है, और वो पैसा ऐसे समय के लिए होता है जब देश के ऊपर बहुत बड़े संकट हो। कोई संकट नहीं था जी, लेकिन मोदी जी ने लिया। उसके बाद देख लीजिए आप कि कोरोना वाला मामला आप देख लीजिए। हम कह रहे हैं कोरोना में अगर आपको जो है ना देश बंद करना था, ये आपका जो करना ही था, तो उसको कम से कम इतना तो करते कि मजदूर जो है ना वो बेचारा गाड़ी से या बस से किसी तरीके से अपने परिवार में पहुंच जाता जी। लेकिन आपने अचानक कर दिया। अचानक करने के बाद आप देख लीजिए कि कितने मजदूर मर गए, रेल से कट गए, पैदल चलते हुए घर पहुँचे, कुछ मजदूर तो बेचारे चलते चलते मर गए हैं। और पार्लियामेंट में जब ये पूछा गया कि जी कितने मजदूर मरे, तो इनके पास आंकड़ा नहीं है जी। इनके पास केवल आंकड़ा पूंजीपतियों का तो है कि पूंजीपति वर्ग को कितना नुकसान हो गया, कितना फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। लेकिन आम मजदूर के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई माने इनके पास कोई वो है ही नहीं, उनके कोई और उनकी गिनती भी कहीं इनके पास नहीं होती। तो हमको लग रहा है कि देखिए जनता ने जब चुना है आपको और आप जनता की ही परवाह नहीं करेंगे, तो ये भी आप समझ लीजिए कि जनता एक दिन आपको चुनती है तो एक दिन आपको नकार भी देगी जी। तो आगे आने वाले दौर में देखिए इस चीज़ का तो असर पड़ेगा और हमको लग रहा है कि अब जनता खुल करके विरोध में भी आने लगी है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान है वो किससे है, कर्मचारी से है या नेताओं से? मसलन मैंने अपने मन की बात एक बार करी है और उस मन की बात में ये कहा है कि जो निगम पार्षद है उसको भी भत्ता मिलता है। अगर जो वही निगम पार्षद का आदमी विधायक बन जाए तो उसे फिर विधायक का भी भत्ता मिलेगा, निगम पार्षद का भी मिलता रहेगा। और वही आदमी फिर MP बन जाए तो उसको MP का भी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा और बाकायदे पेंशन वगैरह मिलती है अगर जो उस पद पर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान जो है ये हिंदुस्तान को है
और ये सबसे ज़्यादा पैसा जो है खाली नेताओं की जेब में जा रहा है, जबकि वो नेता भी नहीं रहा और फिर भी उसको पेंशन मिल रही है। फौजी हैं जो सीमा पर खड़े होकर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनको डबल तिबल कोई पेंशन नहीं मिलती, उनको टाइम पे पेंशन भी नहीं मिलती रिटायर होने के बाद में। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। आप हिंदुस्तान आज़ाद होने के समय को अगर हम लोग याद करें जी, तो इस देश के अंदर सबसे पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे। ठीक है। नेहरू जी की सैलरी आप देख लीजिए, वो तनख्वाह नहीं लेते थे पूरी, वो केवल अपने लिए गुजारे लायक लेते थे जी और उस समय के जो है हमारे राष्ट्रपति जो थे ना, वो 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। जी प्रश्न ये है कि वो लोग आज़ादी के आंदोलन से निकले हुए लोग थे। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जब तक वो हैं जी, तब तक लाभ मिले भाई। ठीक है। और रही बात ये पेंशन वाला मसला, तो एक चीज़ समझ लीजिए आप कि फौजियों को एक पेंशन मिलती है, उसमें कुछ गिने चुने वर्ग हैं, जी, ठीक है, हर एक को नहीं मिलती है। सीआरपी जो तमाम जो सरहदों पे रहती है, हर जगह आपका जो है ना डिप्लॉय हो जाती है, उनके लिए नहीं है जी, बहुत। और दूसरा, अभी 1 रैंक 1 पेंशन की बात हम तमाम आपने देखा होगा कि फ़ौज के लोग आकर के यहाँ दिल्ली के अंदर धरना वगैरह किया, ठीक है। जी, और दूसरा आप देख लीजिए कि अगर आपको कोई पेंशन है, माने किसी भी विभाग से अगर कोई पेंशन मिल रही है, तो आप जो है ना वृद्धा पेंशन नहीं ले सकते। जी, तो ये तो हमको लग रहा है कि जो बैठे लोग हैं ना, उनका दोहरा मापदंड है, केवल अपना प्रॉफिट चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप 5 साल के लिए अगर आए हैं, जी, ठीक है ना भाई, बीच में अगर सरकार भंग हो गई तो 3 साल में भी हो जाती है। जी, तो लेकिन जो नौकरी पेशा जो आदमी है, उसकी 20 साल की नौकरी होनी चाहिए, जी, ठीक है ना। दूसरा, उसके लिए कितने क्राइटेरिया हैं, इतना एजुकेशन होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जा कर के एक सरकारी नौकरी मिल पाती है। और वो भी आप देख लीजिए कि वाजपेयी जी के समय से लेकर के अब तक पेंशन तो ख़त्म है, पुरानी पेंशन तो है नहीं, जिसके लिए मजदूर आंदोलन भी कर रहा है, जी, है ना। तो उसके बाद आपने पीएफ पेंशन एक लागू कर दिया, झुंझुने वाला। हम तो झुंझुने वाला इसलिए कहेंगे ना कि पीएफ आप जो है ना पूरा 20 साल उसका पीएफ का पैसा लेते हैं और फिर आपको 500 रुपये पेंशन। अभी बढ़ा करके हम लोगों का जो है ना, हमारे कुछ मित्र लोग हैं बोर्ड में, जी, तब उस पर बहस करके वो मिनिमम जो 1000 हुआ है, ठीक है। लेकिन वो भी कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ इसका बारे में हमको नहीं पता, लेकिन अब कम से कम 1000 वो जो है पीएफ वाली पेंशन है। और दूसरा ये समझ लीजिए कि अभी भी पीएफ का पैसा, कुछ अनपेड पैसा जो है ना, जो डेड अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो भी सरकार के पास है और उसको मुझे लग रहा है सरकार ने या तो खा लिया होगा या कोई तैयारी चल रही होगी। जी, अभी आप देख लीजिए कि वेलफेयर बोर्ड है एक, जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग हैं, उसमें दिल्ली के अंदर 42,000 करोड़ रुपया है, ठीक है। उस पैसे को भी जो है ये लोग जो है ना, मैंने उसमें जनधन वाले मामले को लेकर के और अकाउंट में वो खर्च करना चाहते हैं, जबकि उस पैसे में सरकार का कोई योगदान नहीं है, जी, वो मज़दूरों का पैसा है। सेस से जो पैसा इकट्ठा हुआ वो मज़दूरों का पैसा है, और वो जो है लोक निर्माण वगैरह के जो काम होते हैं उसमें 1% सेस इकट्ठा होता है। जी, और सरकार की नीयत उस 42,000 करोड़ को भी लेने की है। हालांकि उसके लिए हम लोगों ने मैंने प्रोग्राम वगैरह लिया है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह गए, वहाँ से स्टे हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमको शक है कि ये सरकार जिस तरीके से जनता के पैसे को खा रही है, या जनता के जितना भी माने जहाँ से भी लग रहा है, हमको तो ये लग रहा है कि जहाँ से भी इनका जो उम्मीद करते हैं या जहाँ से भी इनका मौका लगता है, जी, तो उस पैसे को लेकर के और जो है पूंजीपति वर्ग को देने की साजिश चल रही है। और ये साजिश जो है मुझे लग रहा है कि अब जनता के बीच में भी खुल करके आ गई है। जी, और आंदोलन हो रहा है, मजदूर लोग आंदोलन कर रहे हैं, कृषकों का आप देख ही रहे, किसान मजदूरों का आंदोलन तो चल रहा है। जी, और जिस तरीके से हठधर्मी पर सरकार उतरी हुई है, मुझे लग रहा है कि हठधर्मी से इनको बाज आना चाहिए, मजदूर किसानों की बात करनी चाहिए, और जो लेबर लॉ अमेंडमेंट बिल है उसको भी वापस लेना चाहिए, जिसके लिए आपने देखा हुआ 26 तारीख को तमाम हिंदुस्तान के अंदर कार्यक्रम हुए, मजदूरों ने, यूनियनों ने, हमारे ट्रेड यूनियनों ने किया। हाँ, ये अलग बात है कि उन ट्रेड यूनियनों की बात कितने इनके कान तक पहुँची हुई, क्योंकि यहाँ तो देखिए कान में जो है ना, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मोम डाल के बैठेगी सरकार है। जी, अब जनता की आवाज़ अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप जनता के नुमाइंदे कब तक रहेंगे, ये भी सोचने का विषय है। और मुझे लग रहा है कि सरकारों के सब सोचना चाहिए, और मजदूरों का जो लेबर लॉ अमेंडमेंट बिल है उसको भी वापस लेना चाहिए, और तमाम कृषि कानूनों को जो 3 काले कानून ये लेकर के आए इनको भी वापस ले लेना चाहिए। और आगे कुछ बनाना है तो उसमें किसानों की सलाह से और मजदूरों के लिए भी कुछ करना, तमाम ट्रेडरों को बुला करके ऐसा कुछ किया जाए जिससे जो है ना कम से कम मजदूरों के हित और किसानों के हित बाधित ना हो। जी।
क्योंकि यही वर्ग है जो देश को चलाता है। देश की जीडीपी तो माइनस में जा रही है। हाँ, तो हमको समझना चाहिए कि इस तरीके से देश नहीं चलते हैं। देश को देश के तरीके से चलाओ, जनता के तरीके से चलाओ, और मज़दूर किसानों की बात को सर्वोपरि में आप रखिए और उनकी बात को सुनिए।